हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सकें। बेटा, नोट्स जो मिलती हैं वो स्लाइड के फॉर्म में मिलती हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है और अपनी अपनी नोट्स में छापना पड़ता है। इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। आइए, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे कि बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और इनके टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी बातें आज इस छोटे से लेक्चर में हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये लेक्चर होने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से उसको लिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मैं बेस की बात करता हूं, बेस में क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे हम पहचान जाएं कि ये बेस है। अगर हम बेस की बात करते हैं ना, तो बेस का जो टेस्ट होता है ना, वो बड़ा कड़वा टेस्ट होता है बच्चा। बहुत ही कड़वा टेस्ट इसका होता है। अगर आप इसको गलती से खा लें तो इतना कड़वा होता है ना कि आपका टेस्ट ही चला जाएगा। जैसे एक बेस होता है बेटा अमोनिया। एक बेस क्या होता है? अमोनिया। लैब के अंदर आप 12th में जब आ जाएंगे तो वहां पर एक्सपेरिमेंट होगा, और आपके टीचर पहले ही मना कर देते हैं, बेटा ये जो अमोनिया है ना, इसका स्मेल मत ले लेना गलती से, इसकी स्मेल मत लेना ना। और बच्चे क्या करते हैं ना कि उसकी स्मेल ले ही लेते हैं कि देखते कितना खराब हो गए। और ये इतना खराब होता है कि अगर एक बार आप स्मेल ले लें तो लगभग 4 से 5 घंटे तक स्मेल आना ही बंद हो जाती है। फिर आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर की स्मेल कैसी है। ठीक है, तो ये बड़ी ही खराब चीज है। इसका स्मेल आपको नहीं लेना है क्योंकि बड़ी कड़वी होती है। ठीक है, इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि हाँ, बेस कितना कड़वा होता होगा। पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि जो बेस है ना, उनका जो स्मेल, जो टेस्ट होता है, तो बड़े ही बाइटर टेस्ट होता है, बड़ा ही कड़वा होता है। क्या ये आपको पता चल गया क्या? हाँ। अब अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, तो आपको पता है कि अगर बेस को चेक करना है तो आपको लिटमस लेना पड़ेगा रेड वाला। और ये रेड वाला जैसे ही आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, जैसे ही आप इसमें बेस को ऐड करेंगे, ये रेड लिटमस ना बेटा, ये जो रेड लिटमस है ये ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। यानी जो लिटमस होते हैं वो ब्लू में चेंज हो जाते हैं। किसके लिए? बेस के लिए। और बेस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर इनको वाटर में मिला दिया जाए तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अच्छी तरीके से वाटर्स में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, घरों में जो निरमा पाउडर होता है ना बेटा, उसमें भी बेस ही होता है। अगर आप उसे पानी में डालते हैं तो बताओ घुलता है अच्छी तरीके से कि नहीं? बताओ होता है कि नहीं? हमारी जो साबुन होती है ना बेटा, उसमें भी बेस ही होता है। बताओ, हम डेली यूज करते हैं उसका। तो हमें पता चल गया कि हाँ, बेस जो होते हैं वो अच्छी तरीके से सॉल्युबल होते हैं। कहां पर? वाटर। साथ ही साथ में बच्चा ये HOH माइनस आयंस भी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये NaOH है, अगर इसको मैं किस में डाल दूं, अगर इसको मैं ऐड कर दूं, इसको मैं ऐड कर दूं किसके साथ? वाटर के साथ। अगर मैं इसे ऐड कर देता हूं तो बेटा ये जो NaCl है ना, ये Na प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। यानी अगर ये OH माइनस आयन में ब्रेक हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि ये बेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बेस OH माइनस आयंस देते ही देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अमोनिया, बताओ यहां पर कहां से OH माइनस आयन आ जाएगा? है ही नहीं है OH माइनस आयन। यानी बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो आपका OH माइनस आयन नहीं देते थे, लेकिन मैक्सिमम बेस बेटा OH माइनस आयन को कंटेन करते हैं। और जैसे ही आप वाटर में डालते हैं तो OH माइनस आयन अलग हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और इसका टच जो होता है ना, जब आप साबुन को टच कर रहे होते हैं, वैसा ही बेटा इसका जो टच होता है वो चिकना होता है। जैसे चिकने का इन द सेंस ये है, जैसे साबुन हाथ से फिसल जाती है ना, वैसे जो बेस होते हैं, कभी निरमा पाउडर गलती से हाथ में लग गया हो तो आप देखते हैं हाथ पूरा चिकना हो जाता है। या अगर फर्श हो, आप जा रहे हो, मैं निरमा पाउडर वाला जो पानी है, वाटर है, उसको गिरा दूं तो आप पट 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 गिरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पैर ही नहीं रख पाएंगे, जमा ही नहीं पाएंगे पैर को, फिसलन होने लगेगी। तो वैसा ही कुछ। क्या आपको समझ में आया क्या? हाँ, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और बेटा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आइए और कुछ टाइप्स की बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलो ठीक है। और कुछ टाइप्स की बात करते हैं
बेस की। बेस के बेटा मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो होता है आपका वीक बेस। बाकी ये जो बेस दो लिखे हुए हैं, एक कंसंट्रेटेड है, एक डाइल्यूट फॉर्म में है, इन दोनों की बात हमें यहां पर नहीं करनी है। हमें केवल बात करनी है जो सामने दिया हुआ है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है, इन्हीं को पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो सभी स्ट्रॉन्ग बेस बेटा OH माइनस आयन को कंटेन करते हैं और ये OH माइनस आयन देते हैं। साथ ही साथ में ये बहुत सारे मेटल्स के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम Na प्लस OS माइनस देगा, K प्लस OH माइनस आएगा, यहां पर CS प्लस OH माइनस आएगा। इस तरह से ये ब्रेक डाउन होंगे और इनके नाम बेटा जो नेम्स आपको दिख रहे हैं सामने, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो केवल आपसे पूछा जाएगा कि इफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, इसमें तो पूछा जाएगा बताओ क्या बनेगा। अब आपको ये नहीं पता कि से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब आप केमिकल रिएक्शन करवा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको क्या नहीं आता, आपको बेसिक नहीं आता है। और यही बेसिक होता है जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। क्या इन सभी से OH माइनस आयंस निकलेंगे क्या? बिल्कुल निकलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं वीक एसिड की, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो OH माइनस आयंस ज्यादा हैं। देखो है कि नहीं बताओ, सभी में OH माइनस आयंस हैं। हालांकि जो एनालिन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एनिलीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं मतलब वो आपको याद ही होना चाहिए। और एक अमोनिया है जो OH माइनस आयन को कंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए ये वीक एसिड में भी गिने जाते हैं। तो आपको दो तरीके के एसिड्स मैंने बताए, एक तो सॉरी दो तरीके के बेस बताए, एसिड बोल रहा हूं सॉरी, दो तरीके के बेस बताए, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। इनको अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ना और लिखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड बेस की जब मैं बात करता हूं तो इनकी रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आइए इनको सीखते हैं कि किस तरह से हम रिएक्शंस को करवाते हैं, कैसे पता चलता है कि कब कौन बनेगा कब कौन नहीं बनेगा। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहां पर आप OH कर लीजिएगा, ये गलत है यहां पर, ठीक है, इसको OH कर लीजिए। ओके कर लिया क्या? चलो ठीक, अब देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमें क्या करना है, बेस की रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ। और अगर आपने मेरा एसिड वाला लेक्चर लिया होगा तो ये सारी रिएक्शंस आपने पहले से पढ़ी होंगी। अगर आपने लिख लिया दोबारा लिखने की कोशिश ना करें, केवल समझने। ओके, नहीं लिखा तो दोबारा से लिख लें। ओके ठीक है। यहां पर होगा क्या कि जब एसिड और बेस मिलते हैं बेटा तो बनता क्या है, एक तो सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ में वाटर आपका अलग हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके तो सबसे पहले आपको वाटर अलग कर देना है। हमने यहां पर क्या किया है, वाटर को अलग कर दिया है। वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये आए कहां से होंगे, तो भैया यहां से आपका OH अलग हो गया होगा और यहां से आपका H अलग हो गया होगा। तो बचा कौन होगा, बचा होगा Na और Cl। तो बेटा ये जुड़ सकते थे Cl और Na के फॉर्म में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ये हमेशा लिखे जाते हैं NaCl के फॉर्म में। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये चार्ज का खेल है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला पहले आएगा, निगेटिव वाला बाद में आएगा। हमेशा इस चीज को आप याद रखेंगे, समझ लेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इसका नाम कौन बताएगा, इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, आपको वाटर निकालना है। सबसे पहला काम है आपको वाटर निकाल देना, बिना सोचे समझे वाटर निकाल दो। देखो कहां से गया होगा, तो OH इसका यहां से गायब हो गया होगा और H इसका यहां से गायब हो गया होगा। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पर हो जाएगा आपका NH4 पॉजिटिव वाला पहले और NO3 बाद में हो जाएगा। अब ये बातें अगर आपको सीखना है तो एक वीडियो मैंने ऐसा बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होती हैं। क्लास 9th का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको ये सारी बातें पता चलेंगी
आएगी कि आखिर रिएक्शंस को किस तरह से करवाया जाता है और कैसे पता चलता है कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, किसमें कितने आयंस होंगे, कैसे पता चलेगा इसमें माइनस है इसमें पॉजिटिव है, ये सारी बातें आपको उसी वीडियो में पता चलेंगी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या तो आप जाकर सर्च करेंगे खोजेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कष्ट करें, थंबनेल में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम लोग KOH की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ करवा दें। यहां पर गलत था, सही कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आपको फिर से वाटर निकाल देना है। आपने वाटर निकाल दिया, बना के आपके पास K2SO4, बैलेंसिंग जरूर देख लीजिएगा, K2 के फॉर्म में ही होता है, तो K2SO4 यहां पर बन जाएगा। इस तरह से आपकी बेस और एसिड वाली रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। सभी बच्चों ने इस रिएक्शन को बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। आइए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये सबसे टफ पार्ट है, तो टफ पार्ट की बात हम लास्ट में करेंगे। अभी हम बात करते हैं थर्ड नंबर रिएक्शंस की, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कहने का सेंस ये है जिसमें मेटल्स ही ना हो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक बेटा ये SO2, तो ये सब क्या हैं, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। ऑक्साइड तो हैं बेटा, लेकिन ये नॉन मेटेलिक हैं, मेटेलिक फॉर्म में ये नहीं होते हैं। क्या आपको समझ में आया क्या कि मैं क्या कह रहा हूं? और ये सब बेस हो जाते हैं। जब इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो आपको याद ये रखना है कि आपको वाटर फॉर्म करना है फिर से, जो बच जाए। अब अगर वाटर निकाल देंगे आप, H2O यहां पर बना दिया, तो यहां पर बचा CO और यहां पर बचा होगा Ca और एक O भी बच गया होगा। जरा ध्यान से देखें, इस OH में अगर इसको ब्रेक करता हूं तो यहां पर 2 H होंगे और 2 O2 होंगे, यानी H2 तो गया वाटर के साथ और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी गया वाटर के साथ, बचा एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस पूरे बॉक्स में केवल एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। आपको ये चीज समझ में आई कि किस तरह से बना क्या? हाँ, हमें ऐसे ही समझना है और सारी बातों को हमें ऐसे समझते हुए आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दें, तो आ जाओ वाटर निकाल देते हैं। वाटर को हमने क्या किया है, निकाल दिया है। तो बताओ यहां पर क्या बनेगा? अरे बताओ यहां पर क्या बनेगा? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहां पर बन जाएगा Na2CO3। यहां पर सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? Na2CO3। वही कहानी है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स में लेना है। कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यहां से आपका 2 हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, CO3 बना लिया और Na2 पहले से था तो Na2CO3 बन गया, साथ ही साथ H2O बन गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से इसमें सेम हो जाएगा, Na2SO3 प्लस H2O। सेम फॉर्मेट को आपको लेना है, वही सेम फॉर्मेट जो अभी बता रहा था। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा Na2। अच्छा, यहां पर ध्यान देंगे कि वाटर नहीं बन पाएगा। जरा ध्यान से देखें इन दोनों रिएक्शंस को, जरा ध्यान से देखें तो इन दोनों रिएक्शन में वाटर आप कंटेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। उसका रीजन मुझे कोई बताए तो, जल्दी से मुझे कोई इसका रीजन बताए। बेटा पार्टिकुलर इसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, Na2 तो यहां पे हो गया और इसका ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और यहां पर बन जाएगा Na2CO3। ये बन गया सोडियम कार्बोनेट और यहां पर भी ठीक ऐसी रिएक्शन होगी, Na2SO3। इस तरह से आपकी पूरी रिएक्शन आपके सामने है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना है हमें। क्या ये पूरी रिएक्शन आपको समझ में आ गई? क्या बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, फॉर्मेट भी बता दिया, कैसे करना है, सारी चीजें सिखा दी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो टप वाली हमारी रिएक्शन थी ना, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, ये ऐसी रिएक्शन है जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो पूछी गई हैं। इसीलिए आपको इनको समझ के जाना है और मैक्सिमम चीजें इनमें याद करने वाली ही हैं, क्योंकि समझाने से ये चीजें समझ में शायद आपको ना आए। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है, इन रिएक्शंस में हमें क्या करना है, सब में
हमें क्या करना है कि जब बेस किससे रिएक्ट करता है, जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता है, तो आपको यह ध्यान देना है ना बच्चा, आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर आपको क्या निकालना है। अरे बच्चा, यहां पर आपको H2 गैस को निकाल देना है। क्या करना है, यहां पर आप H2 गैस, जो बचेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अब क्योंकि यहां पर बैलेंसिंग का भी रोल है, तो हमें कई बार चीजें समझ में ही नहीं आती हैं। जैसे पहला कंपाउंड जब ZnNaOH के साथ मिलता है, तो यहां पर जो पहला कंपाउंड बनता है वो बनता है NNA2ZnO3। ZnO3 नहीं बन जाएगा बेटा, 3 और 2 मैच ही नहीं खाएंगे, यहां पर बनेगा ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल जाएगी। ये केवल और केवल बैलेंसिंग का खेल है, इसीलिए कहता हूं आपको याद थोड़ी सी चीजें तो होनी चाहिए। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। इसमें हमने मेटल के रूप में एल्यूमिनियम लिया है, और एल्यूमिनियम को अगर आप पहले लिख दें तो एल्यूमिनियम बेटा आपको पता है एल्यूमिनियम केवल 3 लोगों से जुड़ सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। यानी कि आगे तो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा Na, आगे मैंने सोडियम लिख लिया, जरा ध्यान से देखें, आगे सोडियम लिख दिया, Na लिख दिया, आगे पीछे लिख देता हूं O2, और यहां पर निकाल दिया मैंने H2 गैस। और जब गैस निकालता हूं तो ऐसे सिंबल्स भी दिखा देता हूं, ताकि हाँ ये लगे कि गैस यहां से H2 वाली निकल रही है। अब देखें, एल्यूमिनियम को सेंटर में रखा, एक तरफ तो सोडियम जोड़ना ही था, 2 सोडियम इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं बेटा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो मैक्सिमम 3 लोगों से जुड़ सकता है। एक सोडियम के साथ जुड़ा है और 2 मॉलिक्यूल आप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। रिएक्शन इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है जब हम लोग लेड ले लेते हैं और लेड को रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, आइए इस चीज को देखते हैं। अब लेड है तो पीबी को बीच में कर दो, पीबी बेटा 2 मॉलिक्यूल आप सोडियम से जुड़ जाता है और 3 मॉलिक्यूल आप किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से। यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, तभी ये इस फॉर्म में जुड़ पा रहा है। इस तरह से हम चीजों को याद करके सीखते हैं, आप याद रखिएगा। और यहां पर हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ गई, समझ में आई? हाँ थोड़ा सा टफ थी, हाँ आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए ऐसी रिएक्शंस के लिए। वैसे सारी रिएक्शंस जो मैं आपको बताता हूँ अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद ना करना पड़े, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसी रिएक्शंस ये हैं जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें गेस में मिल जाएंगी, बट मैक्सिमम याद हो तो ये अच्छी बात है। बाकी तो सारी रिएक्शंस मैं खुद कहता हूं कि याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप करना सीखना है और मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, आइए ये टॉपिक की बात करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो बेस होते हैं ना बेटे, यहां पर काट के आप बेस कर लें, यहां पर काट कर आपको क्या करना है, बेस कर लेना है। जो बेस होते हैं ना वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, कैसे इनकी फ्लुएंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से सीखते हैं और समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं एक बेस की जो कि है NaOH, सबसे फेवरेट बेस है। इसको एक कंटेनर में डाल दिया जाए और इस कंटेनर में पहले से वाटर भरा हुआ है, इस कंटेनर में पहले से वाटर फिल हुआ है, भरा हुआ है। तो बेटा जैसे ही इसको मैं इस कंटेनर में डालता हूं तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो Na+ और दूसरा हो जाएगा OH- आयन। और ये OH- आयन इस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होते हैं और बना लेते हैं बेटा चार्ज वाला वाटर मॉलिक्यूल। चार्ज वाला वाटर मॉलिक्यूल यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल में चार्ज आ गया है यानी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से फ्लो हो सकती है। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर फ्री आयंस आ गए हैं। क्या आ गए हैं, फ्री आयंस आ गए हैं। और अगर फ्री आयंस आ गए हैं बेटा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेस भी कंडक्ट करा सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई कि यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था? बहुत ही सिंपल सी बात थी। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने बताया वो सामने लिखा हुआ है। नोट्स आपको इसी तरह से पूरे फॉर्मेट में वेल एक्यूरेट फॉर्म में मिलती हैं और बोर्ड्स की तरह मिलती हैं। हम जानबूझ के इनको लेंदी फॉर्म में लिखते हैं, हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन उसका रीजन ये है कि आपको प्रॉपर नोट्स देना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं आगे
और बहुत ही बढ़िया तरीके से लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि यहीं तक ये लेक्चर था। आई होप सारी चीजें आपने बढ़िया तरीके से समझी होंगी, अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से लिख ली होंगी। कहीं पर कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट करिए, और जो भी दिक्कत परेशानी है हम आपकी दूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं जल्दी आपको एक नए लेक्चर के साथ। टाटा बाय बाय बेटा।